नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मारे गए अभी चौके और छक्कों की, जो उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पे मार दिए हैं। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी पत्नी के कैंसर से ठीक होने के बाद, और उसमें शुरुआत में जो उन्होंने कहा उससे यह लगा कि घरेलू उपचार से ही उनकी पत्नी का जो 4 स्टेज का कैंसर था वो ठीक हो गया है। हालांकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी सुना जाए तो लास्ट में उन्होंने ट्रीटमेंट की भी बात कही है। लेकिन जो हमारे देश की जनता है, जो छोटी-छोटी क्लिप्स पे, छोटे-छोटे वायरल वीडियोस पे, जो कुछ लोग अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया पे छोटी चीजें चला देते हैं और जिससे व्यूज मिल जाते हैं और जनता उसे सच मान लेती है, पूरा सच मान लेती है, तो वो कहीं ना कहीं वह गुमराह हो जाती है। और आज की तारीख में मेरी समझ में जनता कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पे गुमराह हो गई है और उसका बड़ा कारण नवजोत सिंह सिद्धू हैं। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने बताया, घरेलू उपचार की बातें कही, बड़ी सारी बात कही कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और जिससे उनकी पत्नी ठीक हो गई। उसके साथ अगर आप सच्चाई से उनकी बात को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते पूरी, तब भी आपको उनकी सच्चाई पता लग जाती। और उन्होंने जो रिटन में ट्विटर पे एक आहार योजना डाली है, उसके ऊपर जो सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरी पत्नी की कैंसर से जंग में सर्जरी मेरी पत्नी की कैंसर से जंग में सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल और टारगेटेड थेरेपी, सकारात्मक और कैंसर से लड़ने का दृढ़ निश्चय, संकल्प शामिल था। इस सब को बल मिलाकर एक सख्त आहार योजना और जीवन शैली से, जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद योशिनोरी ओसुमी के ऑटोफैगी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रिसर्च और दुनिया भर के प्रख्यात डॉक्टरों के अवलोकन द्वारा प्रेरित है। उसके बाद उन्हें आहार योजना का ब्यौरा दिया है। तो यानी कि उन्होंने बताया कि आहार योजना के साथ साथ पूरी की पूरी सर्जरी, पूरी की पूरी जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो सब इसमें शामिल थे। इस विषय पे आज हम डॉक्टर अंशुमान से बात करेंगे, जो देश के जाने माने कैंसर सर्जन हैं, और उनसे समझेंगे कि ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर जैसी बीमारी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या बहुत हल्के तरीके से उन्होंने ये कर दिया? क्या उन्होंने अपने आप को फिर वापस लाइमलाइट में लाने के लिए कैंसर जैसी बीमारी को सहारा बना लिया? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा, जिस तरह से वो तथ्यों को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आम जनता जो पढ़ने और लिखने में विश्वास नहीं करती है, पूरा सुनने में विश्वास नहीं करती, छोटे छोटे वायरल क्लिप्स के सहारे वो लोगों को ट्रीटमेंट बताने लग जाएंगी जनता? क्या कहीं ना कहीं ये अन्याय तो नहीं कर दिया? डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, क्या नवजोत सिंह सिद्धू का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, क्या यह उनका एक स्टंट नहीं कहेंगे आप कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर? रविंद्र भाई, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के जितने स्टेटमेंट्स, कंप्लीट वीडियो को देखें तो कुछ चीजें सत्य है और कुछ चीजें सेंसेशनलाइज करने के लिए कहा गया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो एक कैंसर ट्रीटमेंट का डॉक्टर है जो नहीं करता हो या नहीं जानता हो, या कैंसर के रोगी जो इलाज करा रहे हो नहीं जानते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे सिद्धू ने ऐसा किया क्यों? क्रिकेटर है, एक तो चौका छक्का मारने की आदत है उनकी, तो अतिशक्ति और अतिरिक्त बात बोल जाना उनके आम जीवन का हिस्सा है। दूसरा पॉलिटिशियन है, एक खास पार्टी से अभी हटे हुए हैं, जिस पार्टी का एक अहम रोल हिंदुत्व, हिंदू या भगवा इसके आसपास के धुरी पे चल रही है। उसमें आयुर्वेद को लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ने कोई पूछ के इलाज नहीं किया था किसी का कि हिंदू हो कि हिंदू नहीं हो। तो आयुर्वेद की बात कहना मतलब हिंदुत्व, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो मेजोरिटेरियन है इंडिया के, उसके पास की हम बात कह रहे हैं। इन सबको करके एक सेंसेशनल न्यूज, अब ये कॉमन पब्लिक को कर दे तब तो न्यूज में नहीं आता। अदरवाइज मीडिया तो सिद्धू को इन दिनों पूछ भी नहीं रही थी, बहुत सारे शो में आते, एंटरटेनमेंट शो में, उससे भी आउट थे। तो इन्होंने ये किया। अब जनता को जरूरी क्या है कि रादर देन ट्रोल आर्मी बने किसी के, विज्ञान को विज्ञान की तरह समझें। अब क्या क्या है इसमें, आधी बात आपने सुनी है, मतलब बीच के कटे हुए रील आपने सुन लिए कि ये आहार योजना,
उसमें कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जो डाइट से संबंध करके कैंसर का इलाज कर रहे, तो उनके तो बल्ले हो गए। बल्ले उन्होंने बल्ले इसी हो गए। रील को पॉपुलराइज किया, जी, उन्होंने ट्रोल आर्मी लगा दिया कि भैया ये फैलाओ, देखो जो मैं कह रहा था वही हो गया। वही हो लेकिन गया। अगर पूरा वीडियो सुने तो सच में उन्होंने कहा है कि हमारे वाइफ की, क्योंकि उनकी पत्नी खुद ही डॉक्टर है, उनकी बिल्कुल, कैंसर सर्जरी हुई है, कीमोथेरेपी हुई है, उसके साथ साथ ये आहार योजना भी हमने लगाया। बिल्कुल। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मशीनें अमेरिका के अस्पतालों में है, वो मशीनें उन्होंने जहां से इलाज कराया है उस अस्पताल में है, और 12-1 लाख रुपए की शायद उन्होंने इलाज की कीमत भी बताई कि लगी है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर क्या छोड़ दिया? अब बताओ, इलाज इतना महंगा होता है, नीम के पत्ते में क्या खर्चा है? इसका क्या मतलब खर्चा लोगों है? को लगा अच्छा नीम के पत्ते से इलाज हो गया, इलाज हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर ठीक हो जाएगा। तो अब उन्होंने जो बात की एक एक करके मैं समझा देता हूं कि दर्शक चलिए, अटेंशन। मैं डॉक्टर साहब एक-एक करके मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आप उसके बाद कुछ रहेगा तो फिर आपसे पूछूंगा। पहले जी, तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई दूध, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट यानी कि गेहूं, मैदा, रिफाइंड मैदा और रिफाइंड ऑयल जैसी चीजें कैंसर को बढ़ावा देती हैं। इसमें कितनी सत्यता है? 100% सच है ये। ओके, एक एक करके उठाते हैं। जी, अ, दूध मतलब मिल्क प्रोटीन, इन जनरल आप बताइए कि भारत में, अगर मैं कहूं कि इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री, दूध के लिए जितना पागलपन है ये कहीं नहीं है वर्ल्ड में। सही नहीं है। इतने दूध की आवश्यकता अगर होती तो प्रकृति, मतलब हमारी माँ 6 महीने उम्र के बाद भी दूध दे रही होती, गाय भैंस भी दूध दे रही होती, लेकिन बिल्कुल सही ऐसा तो बात। होता नहीं है। जी, तो हम जवान होकर दूध की पीते क्यों हैं? एज इट इज। दूध वाली चाय हिंदुस्तान में इतनी कॉमन है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, साइंस मानता है। जी, वीट में जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस की बात आजकल कर रहे हैं, जीएमओ वीट, जेनेटिकली हम्म, मॉडिफाइड गेहूं जो है, उसके जी, कारण हमारे इंटेस्टिन के अंदर एक रिसेप्टर है, टाइट जंक्शन बोलते हैं, जेनुलिन, जी, ZANUULIN, जेनुलिन, उस पर रिएक्ट करता है और लीकी गट कराता है, मतलब हमारी आंत में छोटे छोटे सुराख कर देता है, और आंत में गंदी चीजें जॉब होका में ब्लड स्ट्रीम में जाती है, टॉक्सिन वहां पहुंचता है, कैंसर बढ़ाता है। तो ये ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट ही मिल रहा है, अनलेस कि आप अपनी खेती करते हैं और आपके पूर्वज के हिसाब से जो खेती चल रही थी बीज वही है और उसी तरह खेती कर रहे हैं, तब तो दूसरी बात है। व्हीट की बात उन्होंने सही कही है। उन्होंने बात कही इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डॉक्टर जैसन फंग, कनाडा का एक नेफ्रोलॉजिस्ट है जो डायबिटीज के लिए इसको पॉपुलराइज किया था कि 16 घंटे की फास्टिंग करो। उससे बेहतर फिर जिस जापानीज इसका नाम लिखा है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने जी, ऑटोफैजी की बात कही। जी, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपना, फैजी मतलब खा लेना। खा तो लें। जो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो हमारे कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन, फोल्डेड प्रोटीन, मतलब इस तरह से तार का गुच्छा बना के इस तरह से प्रोटीन हमारे सेल के अंदर जमा हो जाता है। जब ईटिंग विंडो हमारी कम हो जाए, मतलब खाना हम सिर्फ 6 से 8 घंटे के अंतराल में सभी खाना खा लेते हैं, जो भी खाना हमें 6 से 8 घंटे में, और 2 मील ही खाएं, बाकी 16-18 घंटे हम खाना नहीं नहीं खाएं, ऑटोफेजी प्रोसेस जनरेट होता है। हर इंसान में हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बनती है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको मार देता है। ऑटोफेजी यही करता है कि ऑटोफेजी के हिसाब से जो कोशिकाएं नॉर्मल हो रही है उसको मार देती है, और कैंसर मरीज में ऑटोफेजी अगर होने लगे तो कैंसर की कोशिकाएं भी मरने लगती है। लेकिन क्या इतनी कोशिकाएं मर सकती है सिर्फ ऑटोफेजी से कि कैंसर के इलाज की जरूरत नहीं है? आंसर इज नो। नो। जो कुछ व्यापारी लोग कर रहे हैं कि हम सिर्फ खाना ठीक करके कैंसर ठीक करते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि उनको मैं चैलेंज कर चुका हूं कि सिर्फ खाने से ठीक करके दिखाओ। खाने को ठीक करके कैंसर के मेन इलाज के साथ साथ रिकवरी बेहतर होगी, रिलैप्स कम होगा, और ऐसे मरीज का ओवरऑल आउटकम अच्छा होगा। अब चलिए हल्दी, हल्दी पे जी, बताते हैं। जी, मेरा ही इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ है, हुँ। P53 हाइपरमिथाइलेशन, डीएनए में जो एब्नॉर्मलिटी आती है कैंसर सेल में, उसको वापस जी। करती है हल्दी। तो हल्दी का भी रोल है। जी, तो आगे इसमें जैसे पूछें आप। उन्होंने ग्रीन ग्रीन टर्मरिक की बात करी है, और जो दूसरी वाली सूखी वाली होती, उसमें फ़र्क होता है प्रॉपर्टीज़ में? जी, देखिए मेन कंपोनेंट तो करक्यूमिन है। करक्यूमिन ओके, दोनों में मौजूद है, सूखी हल्दी में भी और कच्ची हल्दी में भी। लेकिन कच्ची हल्दी में ओवरऑल जब हमने देखा बायोएबिलिटी, मतलब जो हम खाते हैं हमारे शरीर को कितना मिलेगा, तो कच्ची हल्दी से ज्यादा मिला, नंबर 1। नंबर 2, अगर करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल में देते हैं
तो उसका इम्पैक्ट कैंसर की कोशिकाओं पे कम हुआ और एज इट इज हल्दी का इम्पैक्ट अच्छा हुआ। कच्ची हल्दी और पकी हुई हल्दी, आमतौर पे सूखी हल्दी को तो हम पाउडर फॉर्म में मसाले में देते हैं, तो गर्म होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी कम होने लगती है। ओके। और अगर कच्ची हल्दी साथ में कोई फैट मतलब घी या इस और काली मिर्च के साथ लें तो इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो गया। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसकी प्रॉपर्टी और अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लैब में हम प्रूव कर चुके हैं इसका रोल है। जी बिल्कुल। और जो उसके बाद उन्होंने अदरक, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, उसकी भी बात कही कि उसके कंजम्पशन से भी उनको फायदा हुआ। अब देखिए इसमें यही है, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा मैं उसको मानता हूं। अब ये जितनी चीजें हैं, लौंग, इलायची, अदरक में भी गुण है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन डायरेक्टली एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसका कोई अभी तक आधार नहीं आया है। अब समस्या क्या होती, कोविड के समय भी आपने देखा था, काढ़े की परंपरा चली, तो दालचीनी, काली मिर्च, इन चीजों का काढ़ा ऐसा हुआ कि लोगों को लिवर फेल तक हो गया। लीवर फेल अगर किसी चीज का इफेक्ट है, मतलब किसी चीज में ठीक होने की इसमें असरदारी गुण है, तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो इसलिए जो रेकमेंड करते हैं और जो फॉलो करते हैं, दोनों से मेरी गुजारिश है कि डोज मतलब इसकी मात्रा निर्धारित करें तभी लें। कोई भी चीज बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती। ऐसा मत समझें कि आयुर्वेद का नाम दे देंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऑर्गेनिक का नाम दे देंगे साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जिसका रोल है उसका रोल है, पता है, जिसका नहीं पता है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित रखिएगा, अदरवाइज उसका साइड इफेक्ट भी आएगा। बिल्कुल, परामर्श तो लेना ही चाहिए, सलाह तो लेनी ही चाहिए कि जो एक्सपर्ट हैं उनसे, क्योंकि बिना उसके आप नहीं लेंगे तो फिर समस्याएं होंगी, जैसा आप कह रहे हैं। क्योंकि कई बार जो अच्छा, ड्राई इसमें फ्रूट्स एक हैं चीज, उनके लिए भी हाँ, कहते हैं ना कि अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर गर्मी गर्मी करेगा। बिल्कुल। इसमें भी एक चीज बोलते चले, जैसे आयुर्वेद के वैद्य जो हमारे साथ जुड़े होते हैं वो बताते हैं कि दोष और प्रकृति के हिसाब से वो चीजों को रेकमेंड करते हैं, इसलिए कोई सिंगल फॉर्मूला सबके ऊपर वही कारगर कर जाए ठीक नहीं है। तो बिल्कुल बेहतर ठीक है है। कि आयुर्वेद की कोई चीज लेने तो आयुर्वेद के वैद्य के पास जाइए, डिग्रीधारी वैद्य के पास जो पढ़ा लिखा हो, और उससे अपने प्रकृति दोष का अवलोकन कराइए, फिर चीजों को इस्तेमाल चालू कीजिए तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। इसी के ऊपर जब मैं एक छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और वो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मेरे एक मित्र बता रहे थे कि भाई किसी व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति जो जल्दबाजी में रहता है, तो वो वैद्य जी के पास गया, आप जैसे व्यक्ति के पास, और उन्होंने कहा कि भाई मेरी गाय को ये तकलीफ है। तो उन्होंने कहा नीला थोथा ठंडे पानी में दे देना, गर्म पानी में दे देना। तो उन्होंने दे दिया और उसकी गाय ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद कुछ 4-6 महीने बाद फिर समस्या हुई। तो फिर उसके बाद जो है ना, उस व्यक्ति ने वही काम किया कि नीले तोते को और ठंडे पानी में दे दिया, और गाय मर गई। तो वैद्य के पास गए और कहने लगे भाई आपने मेरी गाय मार दी। कहते मैंने कैसे मार दी? कहते आपने पहले ये ट्रीटमेंट बताया था, मैंने किया। कहता मैंने तब बताया था ठंडे पानी में, लेकिन अब उसको गर्म पानी में देना था क्योंकि मौसम बदल चुका है। तो जो आपने कहा कि तासीर भी देखनी पड़ती है कि किस समय क्या देना है, उससे तासीर से क्वालिटीज बदल जाती है। बिल्कुल ठीक। ठीक। अच्छा, अब इन्होंने एक चीज और कही, जो बेरीज की बात कही, उन्होंने कहा जो खट्टेपन जिनके अंदर होते हैं खाद्य पदार्थों में, वह भी कैंसर को मारती हैं। ऐसा कोई रिसर्च है, कोई प्रमाण है? देखिए जो बेरीज हैं, खास करके ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, काले अंगूर, ये रेस्वेट्रॉल होता है। रेस्वेट्रॉल पे भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का रिसर्च है, कॉपर रेस्वेट्रॉल का कॉम्बिनेशन जो कैंसर के क्रोमोजोम फ्रेगमेंट मतलब टूटते हैं तो दूसरी जगह जाके नए नॉर्मल सामान्य कोशिकाओं को दूषित ना करें और फिर से कैंसर रिलैप्स ना, इसमें इसका रोल आ गया है, इस्टेब्लिश हो गया है। तो बेरीज का रोल है। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। खट्टी चीजों में, कसेली चीजों में जैसे आंवला, नींबू, इसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में। विटामिन सी विज्ञान को पता है, लेकिन शायद कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि बाकी खट्टी चीजें जैसे कि एसिडिक चीजें, कोई अम्ल की चीजें, उससे ये चीजें बेहतर काम कर रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सब का रोल एज सपोर्टिंग का मतलब है कैंसर का इलाज करा रहे हैं और दोबारा रिलैप्स ना हो, कैंसर की रिकवरी अच्छी हो जाए, इसमें है, बिल्कुल है। बिल्कुल। एक और उन्होंने बात कही कि जो उन्होंने अपनी आहार योजना बताई है, उन्होंने कहा कि इससे जो मेरा फैटी लीवर था वो भी मेरा पूरा का पूरा ठीक हो गया।
ये उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है। देखिए रविंद्र भाई, ये जो बीमारियां हैं जो आमतौर पे चल रही है, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, फैटी लीवर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज जिसको डिमेंशिया आमतौर पे कहते हैं, ये सारी बीमारियां, या बच्चों में एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चा एकाग्रता की कमी हो रही है, इन सब बीमारियों के पीछे कुछ वजह कॉमन है, इंक्लूडिंग कैंसर, जिसमें मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक आपके ग्लूकोज लेने से होता है। इन्होंने ग्लूकोज की भी बात कही, कार्बोहाइड्रेट हमने हटा दिया जी। बार बार कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन फैटी लिवर कराता है, इसको आपने कम किया, फैटी लिवर अपने आप कम हो जाएगा। लोगों को क्या कंफ्यूजन है, इंक्लूडिंग कुछ डॉक्टरों को, कि ज्यादा फैट होने से फैटी लिवर होता है। उल्टा है, ऐसा नहीं है। इंसुलिन के बार बार ज्यादा होने से ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन धकेल के फैट में जमा करता है, लिवर में जमा करता है, लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाता, उसको कन्वर्ट करता है फैट में। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल की एक लिमिट तक की मात्रा, जैसे 12 ग्राम ऑफ अल्कोहल तक तो लिवर हैंडल कर सकता है 24 घंटे में, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा तो फैटी लिवर होता है, अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज। इसी तरह से शुगर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो लिवर हैंडल नहीं कर पाता है, उसको फैट कन्वर्ट करके जमा कर लेता है, जिसको कहते हैं फैटी लिवर। ये होता है इंसुलिन की वजह से। तो ये रास्ते कॉमन है। मोटापा कम हो जाएगा, विसरल ओबेसिटी मतलब पेट की चर्बी कम हो जाएगी अगर ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे। तो ये डाइट प्लान एक स्वस्थ भारत का डाइट प्लान है, आहार योजना थी, लेकिन आज हम बेवजह का अमेरिकन बनना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, पागलपन में उलझे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। 12-12 बजे 1-1 बजे हम लोग मंगा के खा रहे हैं, और जब से जोमेटो स्विगी इस तरह के ऐप शुरू हो गए तो पता लगता है कि रात भर लोग चल रहे हैं, खा नहीं ना, चल रहे हैं। चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इरफान, एक चीज और बताइए भी, जैसे आपने डायबिटीज की बात करी, हाइपरटेंशन की बात करी, कोलेस्ट्रॉल की बात करी, बीपी की बात करी, जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, तो क्या कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है आज की तारीख में? 85% कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली संबंधी। सिर्फ 5 से 15% कैंसर आपके अनुवांशिकी संबंध रखता है। बाकी 85% कैंसर में या तो आपका वातावरण, इन्वायरमेंट, या आपकी पर्सनल चॉइस, जो कि प्योरली लाइफस्टाइल कह सकते हैं, ये इन्हीं का कारण है। अब इसके लिए तो समझना होगा कि लाइफ क्या है, स्टाइल क्या है, तभी तो समझ में आएगा लाइफस्टाइल क्या है। अब लाइफ का मतलब जिंदगी, जिंदगी पे जी शेर सुनाते चलते हैं। जी। जिंदगी क्या है, अनासर में जहूरे तरतीब। मौत क्या है, अनासर में इन्हीं अज्जा जहूरे का, तक। अनासर में जहूरे तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी एक्वायर। वो हम समाज को एक्वायर करते हैं, परिवार को एक्वायर करते हैं, वातावरण को एक्वायर करते हैं, ये जिंदगी है। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये जो घटक हमने जमा किए, ये अगर डिस्टर्ब हो जाए, जैसे वातावरण दूषित हो जाए, वायु प्रदूषित हो जाए, जल प्रदूषित हो जाए, हम अपने जीवन शैली में गड़बड़ी कर दें, रात को जगने लगे, दिन को सोने लगे, सिगरेट पीने लगे, प्लास्टिक को खाने लगे, प्लास्टिक में खाने लगे, मौत हो गई। अब ये मौत का मतलब हर समय फिजिकल डेथ नहीं होता है, सोशल डेथ, फाइनेंशियल डेथ। आप बीमार हैं तो बेसिकली स्वास्थ्य की तो मौत हो गई। आप जीवित हैं लेकिन दवाइयों पे जीवित हैं, तो दवाइयों के बिल्कुल बिना ठीक जीवित नहीं है, है, ये मौत है। एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। तो पीड़ा इसीलिए में जीवन गुजर रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए वातावरण और पर्सनल चॉइस दोनों मिला के आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल की ही गड़बड़ी 85% कैंसर का कारण है। ओके डॉक्टर अंशुमान, एक चीज और, अभी आपने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी थी, नेफ्रोलॉजिस्ट जो कनाडा के डॉक्टर थे उनकी बात करी थी, तो हाँ, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू ने इसमें एक चीज और कही है कि जो समुद्री नमक है उसकी जगह सेंधा नमक के कन्वर्ट कर दें, जबकि जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो किडनी पेशेंट्स को सेंधा नमक लेने के लिए मना करते हैं। देखिए इसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों कहा होगा समुद्री, आपने सुना होगा हाल फिलहाल में नमक में प्लास्टिक की मात्रा पाई गई, जी बहुत बड़ी न्यूज थी, और चीनी में भी पाई गई। तो नमक में जो प्लास्टिक की मात्रा क्यों पाई गई, अधिकतम नमक जो हम कंज्यूम कर रहे हैं समुद्र से ही निकल के आ रहा है।
मतलब समुद्री पानी से, समुद्री पानी को जैसे कच्छ वाले गुजरात वाले एरिया में जाइए, समुद्री पानी को स्टोर किया जाता है, उसी से आता है। जी। उसमें माइक्रोप्लास्टिक है समुद्री पानी में, इसलिए उसमें माइक्रोप्लास्टिक आएगा। माइक्रोप्लास्टिक का मतलब सिंपली है प्लास्टिक का छोटा पार्टिकल, जिसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, PTHALATS, थैलेट्स, PFAS, PFOS, इस तरह के सब्सटेंस है जिसके कारण कैंसर होता है। अगर किसी को कैंसर नहीं है तो, और कैंसर है तो तेजी से पनपता है, तो इसलिए उन्होंने इस नमक को छोड़ा। और रॉक सॉल्ट की जो बात कही जाती है, तो आमतौर पे अभी तक माना जाता है कि रॉक सॉल्ट ये है, मतलब प्लास्टिक नहीं है, माइक्रोप्लास्टिक ये कम है। तो ये रीजन हुआ कैंसर मरीज के लिए। नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो बात कही, सेंधा नमक की इसलिए बात कही, नेफ्रोलॉजिस्ट जो नमक इस्तेमाल करने कहते हैं वो कहते हैं लोना, लो इन Na, सोडियम। तो मतलब जो लो सोडियम का नमक इस्तेमाल करो। सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी क्योंकि जब खराब है तो नमक की मात्रा निकाल नहीं पाती, पानी निकाले तो सूजन आती है बॉडी में, तो इन लोगों को सोडियम की मात्रा कम रिकमेंड किया जाता है। इस कारण नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप सिंधा नमक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि काइंड ऑफ इम्प्योर नमक है, उसकी प्यूरिफिकेशन और क्वांटिटी मेजर नहीं है कि इसमें सोडियम कंटेंट कितना है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ओके। तो डॉक्टर अंशुमान, अंत में हमें ये बताइए कि जो ये चर्चा शुरू हुई है और मिथ के रूप में इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, इससे बहुत सारी हानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है, और जिन्होंने बस छोटा सा पढ़ा है या जिन तक छोटा सा वीडियो पहुंचा है, या किसी हमारे जैसे ज्ञानी ने बता दिया कि भाई सिद्धू का ऐसे ठीक हो गया। सिद्धू ने एक और चीज कही थी, वो भी मैं पूछना चाह रहा था। सिद्धू ने पहले कहा था कि भाई डॉक्टर्स ने कहा था कि 5% कैंसर के ऐसे लोगों ठीक होते हैं, और फिर बाद में उन्होंने 3% कहा था। तो ये 5% और 3% वाली बात क्या है? क्या 3% अगर उनकी पॉसिबिलिटीज थी तो वो ठीक हो गई, तो ये अपने आप में क्या बहुत बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए रविंद्र भाई, बहुत कम जर्नलिस्ट इस तरह का सवाल पूछते हैं कि 5% का मतलब क्या हुआ। दो बातें यहां क्लियर करें। एक तो 40 दिन के बाद पेट की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कह दिया कैंसर क्योर है। पेट स्कैन जो रिपोर्ट है 5 मिलीमीटर से बड़ा ट्यूमर को ही डिटेक्ट कर पाता है, मतलब पकड़ पाता है। तो 40 दिन के बाद पेट रिपोर्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये होता है कि डिटेक्टेबल कैंसर नहीं है, मतलब 5 मिलीमीटर से ऊपर का ट्यूमर नहीं है। रोगी को हम लोग फॉलो करते हैं 2 साल कम से कम, नहीं तो 5 साल। अगर 5 साल के बाद भी पेट रिपोर्ट नॉर्मल आए तो हम मानते हैं कैंसर क्योर है। तो इतनी जल्दी कैंसर को क्योर डिक्लेयर एज ए डॉक्टर हम लोग नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, 5% 3% ये डॉक्टर नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है, उसका कारण समझिए। जब कोई स्टडी होती है, कोई रिसर्च बनता है, तो उदाहरण के तौर पे 1 लाख मरीज का डाटा हमने जमा किया। 1 लाख मरीज में से हमने देखा कि सिर्फ 5% मरीज 5 साल तक कैंसर फ्री जीवित रहे इस स्टेज में। 5,000 मतलब 5,000, 1 लाख में 5,000 मरीज 5 साल तक जीवित रहे, तो इसको हम कहते हैं सर्वाइवल रेट इज 5%। ओके। अब लोग क्या समझते हैं, डॉक्टर ने कहा 5%, इस स्टेज के लिए सर्वाइवल रेट 5%। हाँ, लोग ये समझते हैं आप हो सकता है 5,000 में आ जाए, तो 5,000 में आ जाएंगे तो आप 5 साल तक कैंसर फ्री होंगे, इसकी तो गारंटी हो गई। लेकिन डॉक्टर से अगर पूछा जाए कि भाई डॉक्टर साहब एक बार बताओ कि 5% जो कहो तो मैं 5% में हूं कि 95% में हूं, तो डॉक्टर कहेगा मुझे नहीं पता है, ये तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है 5 साल बाद पता चलेगा। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, मतलब चिकित्सा विज्ञान की सांख्यिकी। इसको समझने के लिए चिकित्सा विज्ञान को समझना जरूरी है। ऐसा 5% कुछ नहीं होता कि 5% मतलब चांस है कि मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं। 95% नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मतलब ये जो आंकड़ों की बाजीगरी कह लें इसको, यानी कि आंकड़ों को, नंबर्स को आप कैसे समझ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये बिल्कुल सही बात है, दर्शकों को समझना चाहिए कि जब भी डॉक्टर 5% या 10% की बात करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 90% आपके चांसेस नहीं है। जी नहीं। आमतौर पे रविंद्र साहब ऐसा है कि डॉक्टर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। उसका रीजन क्या है, मेडिकल साइंस एक साइंस है, विज्ञान के आधार पर चलता है। दूसरा, मेडिकल साइंस मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा। ये इसका एल्गोरिथम लीनियर नहीं चलता है कि इस मरीज का आउटकम कैसा रहेगा, इलाज
मरीज का स्वास्थ्य, मरीज की रहने सहने की जीवन शैली, बहुत सारी चीजों पर निर्धारित होता है। इसलिए ये कहना एस्ट्रोलॉजर का काम होना चाहिए कि आप कितने % चांस से जिएंगे। मेडिकल साइंस में कितने इसकी पढ़ाई परसेंट हुई चांस? नहीं है। जी, 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 बिल्कुल ठीक है। और शायद यही कारण है कि जो पुराने ज़माने की जो बातें सुनते हैं कि राजाओं के साथ में वैद्य के साथ में एस्ट्रोलॉज़र भी होते थे, ज्योतिषी गणना से भी चीज़ों को देखा जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक चीज़ अब इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं, तो यानी कि एक चीज़ अब यहाँ पे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि यदि किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो वो कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो उसके ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में है, उस ट्रीटमेंट को लेने के साथ-साथ जो आहार योजना होती है, जो आप लोग भी आपने कहा कि हम लोग भी बताते हैं, गाइड करते हैं, तो उन दोनों को मिला के हम जल्दी से रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, इसको थोड़ा-सा मैं इलैबोरेट ऐसे समझाता हूँ क्योंकि जी, इस स्टेटमेंट, इस वीडियो वायरल के बाद बहुत सारे लोग अब व्यापार में उतर गए हैं। देखिए, अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी कैंसर रोगी के साथ इतना खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है या कैंसर की भावनाओं से खिलवाड़ करना। कुछ दिनों पहले आपको याद हो पूनम पांडे ने सेंसेशनलाइज़ बिल्कुल। करने के लिए एक न्यूज़ छोड़ दी थी कि मैं सर्वाइकल कैंसर से मेरी मौत हो गई या जो भी उनके असिस्टेंट बिल ने ट्वीट किया। गलत जी, है। जी। जिस रोगी को कैंसर हो उस रोगी की हालत मनोदशा समझिए क्या होती। अब कुछ व्यापारी हैं, कुछ व्यापारी कह रहा है पानी से कैंसर ठीक कर रहा हूँ, कोई गौमूत्र से ठीक कर रहा है, कोई कह रहा है खाने से ठीक कर रहा हूँ और यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। देखिए गलत है। जरूरत भारत को क्या है? भारत सच में विश्व गुरु हो सकता है अगर मेरी बात ध्यान से लोग सुने। मॉडर्न मेडिसिन हम विदेश से लेके आए, होम्योपैथ हम विदेश से लेके आए, जर्मनी से आया। 2 विधा, 4 और विधाएं भारत की अपनी हैं। आयुर्वेद सबसे पुराना मेडिकल का सिस्टम आयुर्वेद सिस्टम हमारे भारत की परंपरा में है। यूनानी बाहर से आया था, सिद्धा एंड नेचुरोपैथ। 6 विधाओं को हम जोड़ें, 6 के अच्छे क्रेडिबल ईगोलेस डॉक्टर जिनके पास अहंकार ना हो बैठें और मिलके ये तय करें कि एक बीमारी, खासकर गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों का किस तरह से हम इलाज साथ-साथ मिलके करें। तो मॉडर्न मेडिसिन वाला मॉडर्न मेडिसिन का काम करे, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद का, होम्योपैथ होम्योपैथ, लेकिन कोई अहंकार में यदि कहे मेरा ही साइंस बढ़िया है, दूसरा साइंस बेकार है। आमतौर पे यही होने लगा। इस वीडियो के बाद भी यही हुआ। डाइट वाले लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हम डाइट से ठीक कर देंगे। हम कह तो रहे थे इतने साल से, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मॉडर्न मेडिसिन इतना डेवलपमेंट के बाद आज भी कह रहा है कि हम 100% नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को मानना चाहिए। तो इसी की जरूरत है, समन्वय, सामंजस्य और समागम तीनों करें, मिले हम लोग, तब जाके एक नई विधा निकलेगी, तब जाके विश्व गुरु भारत बन सकता है, अन्यथा नहीं। कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। जिसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं, अमेरिका उस पे काम करने लगा है। करने लगा है, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर अंशुमान, हो सकता है फ़िल्म फ़िल्म देखने के शौकीन हैं आप? फ़िल्म देखते हैं? बहुत आप जैसे दोस्त को बता देते हैं, जबकि ये फ़िल्म आपके चॉइस के लायक है, देख लीजिए, तो शायद 2-3 साल में एक फ़िल्म देख लेता हूँ। चलिए, तो एक फ़िल्म है आई वांट टू टॉक, अभी लेटेस्ट रिलीज़ है और वो एक कैंसर सर्वाइवर के ऊपर बनी है। हालाँकि जो दर्शक मनोरंजन के लिए देखने फ़िल्म जाना चाहते हैं, तो वो ना ही जाएँ क्योंकि उनको मनोरंजन यहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंस्पिरेशन के लिए देखना चाहते हैं, वो ज़रूर देख सकते हैं। तो उसमें डॉक्टर अंशुमान, जो जिस व्यक्ति ने रोल, अभिषेक बच्चन ने उसका रोल अदा किया है कैंसर सर्वाइवर का, तो उसे बोला गया था कि 100 दिन आपकी लाइफ़ है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो शायद 10,000 या 15,000 दिनों से ज़्यादा जीवित रहा और अभी भी वो जीवित था, लेकिन उसकी सर्जरीज़ 18 से 19 सर्जरीज़ करी। एक के बाद एक सर्जरीज़ वो होती गई और वो कराता गया। उसके ऊपर मतलब डॉक्टर ने जो मतलब टॉप के जो कैंसर सर्जन ने उनके ऊपर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, इल्ज़ाम लगाया कि भई तुम डॉक्टर को मैनिपुलेट करते हो सर्जरीज़ करने के लिए। तो क्या यहाँ पे मेरा ये प्रश्न यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कहानी और इससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या यहाँ पे जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वह भी काम करती है क्या मरीज को ठीक होने के लिए? 100%। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि जो स्ट्रांग विल पावर के हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, एक जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट की ने किताब लिखी मैजिक माइंड। मतलब जो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, ब्रेन कैसे उसके लिए काम करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ऑक्सीडेटिव क्रिटिकल बॉडी का कैसे कम होने लगता है, इससे रिकवरी में मदद मिलती है। जो रोगी पॉजिटिव सोच के साथ और आगे चलने लगता है,
उसमें उसके आउटकम में और जो क्रिब करता रहता उसके आउटकम में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें क्या है जरूरत? डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जो मैं कहता हूं मान लो। तो अर्जुन ने शास्त्रार्थ किया और 18 अध्याय गीता के लिख दिए गए। इसका मतलब क्या था? ऐसा नहीं अर्जुन मना कर रहा था उसकी बात मानने से, लेकिन डिबेट तो करो, तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। डिस्कस करके अगर वाकई आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कृष्ण मिले तो अर्जुन बनिए, उसको सारथी बना दीजिए। डॉक्टर साहब आप लेके चलिए रथ, और आप फोकस हो जाइए कि मुझे इस कैंसर से लड़के निकलना है। और ये कृष्ण अर्जुन की जोड़ी में सफलता मुकाम पे पहुंचेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर अंशुमान, क्या होता है जब हम टीवी पे डिबेट करते हैं तो टाइम लिमिटेड होता है, तो उसी टाइम में हमें रैप अप करना पड़ जाता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो टाइम हमारे पास काफी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर हम क्या करें? तो अभी तो मैंने कहा था कि आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अब आपने कहा कि डॉक्टर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो यह जो आपने कह दिया कि डॉक्टर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, तो फिर कैसे करें? और जो आपने कहा कि डिबेट करें, डॉक्टर से पूछें, तो कई बार ये भी आप समझ लीजिए कि जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है, उसके पास इतनी खुद की क्षमता या कैपेसिटी नहीं होता है कि वो डॉक्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ सके। क्यों? बिल्कुल क्षमता होनी चाहिए। अब हाँ, क्या है, होनी चाहिए आप बट होती नहीं है। सवालिया निशान न करते हुए मेडिकल साइंस की पढ़ाई डॉक्टर ने की है, जी। तो आप अज्ञानता जताते हुए आप जानने के लिए कि डॉक्टर साहब ये करना है तो क्यों करना है। देखिए रविंद्र भाई, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आप उस डॉक्टर को नहीं जानते हैं, डॉक्टर आपको नहीं जानता था, आप गए। अच्छा, अब बताइए दुनिया की सबसे कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? बताइए, गेस कीजिए। इंग्लिश, हिंदी, पारसी, पर्सियन, उर्दू, कौन सी लैंग्वेज सबसे? इंग्लिश है कॉमन बॉडी लैंग्वेज। लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ओके। बॉडी लैंग्वेज। तो जब दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी एक दूसरे से मिलता है तो बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। मोटे मोटी तौर बिल्कुल। पे वो तो जी। ड्यू कोर्स में आपको पता भी चलता है। जी। बोल रहा है तो इसकी बात में सच्चाई कितनी है। अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो अच्छा, बॉडी लैंग्वेज क्या है? इनेट है। आप कैसे पता चल जाता है? आप तो शेर को कभी देखे नहीं, लेकिन शेर के गुर्रापन से आपको पता चल जाता है वो अटैक करेगा। कुत्ता गुर्राने जी। लगता है, काट लेगा। कैसे पता चल रहा है? या इंसान को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है, तो मतलब इंसान की बॉडी बॉडी लैंग्वेज इनेट हमारे पास पावर है रीड करने की। तो बॉडी लैंग्वेज रीड करें और डॉक्टर को ट्रस्ट करते हुए से मतलब है कि विश्वास जताते हुए आप सवाल पूछिए, जो दुविधा है पूछिए। या तो मरीज दो ही स्तर पे, जो एक आपने बात कही, पूछने की हिम्मत नहीं है, या ऐसा पूछेंगे जैसे डॉक्टर को नौकर समझ रहे हैं कि हमने फीस दे दी अब तो तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, तो फिर हम्म। डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। ये जरूरत है, जो ट्रस्ट खो रहा है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, इस ट्रस्ट को हमें दोबारा बिल्ड करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि आपको जब डॉक्टर से प्रश्न पूछें या किसी से भी प्रश्न पूछें, जब आप वाकई में ज्ञान लेना चाहते हैं तो जिज्ञासु बन के पूछें, ना कि सामने वाले को गलत ठहराने के लिए प्रश्न पूछें, उसकी कमियां बिल्कुल। निकालने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान। और मैं समझता हूं जो दर्शक हैं समझ गए हैं कि यदि ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई बीमारी कहीं आस पड़ोस में, अपने भगवान ना करे कि किसी को डिटेक्ट हो, लेकिन अगर होती है तो सिर्फ आहार से यह बीमारी ठीक नहीं होती है। अभी ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, तो डॉक्टर्स की सलाह लें और डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लें, और अपनी इस जो आहार योजना डॉक्टर्स बताते हैं, जो सिद्धू जी ने भी बताई है, उसका भी आप उसमें समाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर अंशुमान जी। नमस्ते।